बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट जरा हैंड रेज करके बता दें आपको मेरी आवाज आ रही है। ठीक है जी, क्लोज करें। अच्छा जी, आज हमने ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो डिस्कस करना जरूरी है, जो कि सिलेबस का एक गैप है, जो कि सम हो आई कैप को नजर नहीं आया, और इसी तरह ये स्कीम मेरा ख्याल क्लोज हो रही है और नई स्कीम आ रही है। उसमें शायद ये चीज़ें जो है ना, ये ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज की जाएंगी सिलेबस के हवाले से। वो गैप ये है कि आपको हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करवाते हैं, और उसके बाद TFR 1 के अंदर जाके वो सीधा ही आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने को कह देता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाता है वो लिस्टेड कंपनी की, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की। अब जिस बच्चे ने सोल प्रोप्राइटरशिप के क्वेश्चन किए हुए हैं, जिसे शेयर कैपिटल का नहीं पता, जिसे ऑथोराइज कैपिटल का ही नहीं पता, जिसे शेयर प्रीमियम का ही नहीं पता, जिसे डिबेंचर अपना शेयर डिस्काउंट का नहीं पता, उसको डायरेक्ट वो कह देता है कि जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाए। लेकिन कंपनी लॉ में आपको जो नो हो है वो एक थ्योरेटिकल नो हो है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो नहीं है। बेहतर होता कि इस चैप्टर नंबर 2 के दो हिस्से बन जाते, एक हिस्से के अंदर वो आपको 2-4 क्वेश्चन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के फाइनल अकाउंट के करवा देता। वो करने के बाद पार्ट 2 के अंदर वो आपसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनवाता। लेकिन एनी हाउ ऐसा नहीं है, हमारे सिलेबस में डायरेक्ट ही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो इस पर जाने से पहले, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पर जाने से पहले, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अपनी इक्विटी को किस तरह प्रेजेंट करती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ये जानना जरूरी है। देखें, मुझे एक शीट चाहिए। देखिए, जब हम लायबिलिटी साइड पर आते हैं किसी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो हम ये लिखते हैं कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं इक्विटी। सोल प्रोप्राइटर के अंदर हम क्या करते थे, हम यहां पर लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसमें हम क्या करते थे, लेस ड्राइंग्स, ऐड करते थे फ्रेश कैपिटल, और ऐड या लेस करते थे प्रॉफिट, होता था तो ऐड करते थे, लॉस होता था तो लेस करते थे। तो यहां जो फिगर आ जाती थी वो इसकी क्लोजिंग इक्विटी बन जाती थी। बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये एक छोटी सी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी ओपनिंग इक्विटी क्या थी, यानी ओपनिंग कैपिटल जिसे हम कह देते हैं, वो ओपनिंग इक्विटी होती है। उसके अंदर क्या चेंजेस आई, ड्राइंग की वजह से वो कम हुई, फ्रेश कैपिटल की वजह से वो बढ़ी, प्रॉफिट की वजह से वो बढ़ी, और लॉस की वजह से वो डिक्रीज हुई, और अल्टीमेटली
उसका क्लोजिंग बैलेंस ये वाला बन गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। लेकिन ऑब्वियसली जब हम एक लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जो इक्विटी है इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि एक लिस्टेड कंपनी को ड्राइंग करने की इजाजत नहीं है शेयर होल्डर को। उसका जो कैपिटल है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता जैसे एक सोल प्रोप्राइटर, मतलब वो उसको उसको किसी दिन ख्याल आता है या उसकी सोच आती है या उसको ज़रूरत होती है तो वो पैसे उठा के कंपनी में डाल देता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर तो ऐसे कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो ऐसे पैसे ना डाल सकता है, ना ड्राइंग की तरह पैसे उसमें से निकाल सकता है। उसने पैसे डालने हैं तो वो एक बकायदा अप्रूव्ड प्रोसीजर के तहत डालेगा। उसने पैसे निकालने हैं तो वो डिविडेंड की शक्ल में पैसे निकाल सकता है। वो इस तरह ड्राइंग्स जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है जी, लिहाजा हमें ये सीखना है पहले कि एक जो शेयर होल्डर है उसकी इक्विटी जो है वो किस तरह से प्रेजेंट होगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एक कंपनी की इक्विटी कैसे प्रेजेंट होगी, उसके मैंने ये तो बता दिया कि वो वैसे नहीं होगी जैसे हम एक सोल प्रोप्राइटर की करते हैं। क्या होगी जी इसके अंदर? इसके दो पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन होगा वो कहलाएगा ऑथोराइज कैपिटल। ये लिखेंगे हम ऑथोराइज कैपिटल। इसमें हम बताएंगे कि उस कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है। ऑथोराइज कैपिटल आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि वो कैपिटल जो कंपनी इजाजत लेती है SECP से कि जनाब हम इतना कैपिटल बिजनेस में डालना चाह रहे हैं, वो ऑथोराइज कैपिटल कहलाता है। अभी वो पैसे डाले नहीं है, इजाजत ली है। ठीक है, लिहाजा हम इधर लिखते हैं कि जी वो इतने नंबर ऑफ शेयर हैं। लाइक फर्ज करें हम कहते हैं कि जी 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अगर ऐसे है तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 मिलियन इसका कैपिटल है। और इसको हम डबल लाइन से क्लोज कर देते हैं इसलिए कि ये कॉस्टिंग में नहीं आना, इसकी कोई एंट्री नहीं हुई, ये तो सिर्फ हमें इजाजत मिली है। और कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जहां आप कंपनी का पेड अप कैपिटल लिखेंगे वहां पर आपने उसका ऑथोराइज कैपिटल जरूर लिखना है। ये कानूनी रिक्वायरमेंट की वजह से हमें यहाँ लिखना पड़ा है। इसका कोई जमा तफरीक में, कोई डेबिट क्रेडिट में इसका कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हेडिंग होगा वो होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे इशूड। क्या हुआ? issued, subscribed and paid up capital. Issued, subscribed and paid up capital. ठीक है जी, अब यहां डिस्कशन है। डिस्कशन ये है कि इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है। पाकिस्तान में ये तीनों फिगर एक जैसी होती है, यानी जो कैपिटल इशू होता है वो सब्सक्राइब भी होता है और वो पेड अप भी होता है। ठीक है, इसके पीछे फंडा क्या है? फंडा ये है जी, जब एक कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो अपने ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट के अंदर रहते हुए लोगों को ऑफर करते हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो पब्लिकली ऑफर होता है, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेटली किसी मीटिंग में बैठ के ऑफर होता है कि जनाब हम कंपनी के 50,000 शेयर इशू करना चाह रहे हैं। 1 लाख में से हम 50,000 शेयर इशू करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमें अभी 1 मिलियन की जरूरत नहीं है,
हमने इजाजत तो 1 मिलियन कंपनी में डालने की ली SCCP से, अभी हमें 5 लाख की जरूरत है, क्योंकि हमारे एक शेयर 10 रुपए का है और 5 लाख हमें अभी जरूरत है, तो हम 5 लाख के शेयर इशू करना चाहते हैं, 5 लाख रुपयों के, यानी 50,000 शेयर इशू करना चाह रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर कैपिटल मनी की शक्ल में डालता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर कैपिटल जो है वो शेयर्स की शक्ल में डलता है। उसकी पर शेयर एक कीमत तय होती है, उतने शेयर उस शेयर होल्डर को दिए जाते हैं और उससे उसके पैसे लिए जाते हैं। कंपनी क्या करती है, कंपनी कैश को डेबिट कर लेती है और कैपिटल को क्रेडिट कर देती है, यानी अपनी लायबिलिटी बुक कर लेती है कि हमने इस शेयर होल्डर से इतने पैसे ले लिए, लायबिलिटी है, इसको वापस करना है प्रॉफिट की शक्ल में, या जब भी कंपनी वाइंड अप होगी वापस करेंगे। तो 50,000 कंपनी ने इरादा किया जी हमने 50,000 शेयर इशू करने हैं। लिमिटेड लायबिलिटी लिस्टेड कंपनी क्या करती है, वो एक प्रोस्पेक्टस बनाती है, जैसे कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है। उसके अंदर वो कंपनी अपनी पास्ट हिस्ट्री लिखती है, नई कंपनी है तो जो डायरेक्टर हैं उनकी हिस्ट्री लिखती है, अपने फ्यूचर प्लान बनाती है, बताती है, अपनी प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन कराती है, अपना जो मंसूबा है उसकी बात करते हैं, और वो प्रोस्पेक्टस मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप एक कॉलेज में आते हैं, वो आपको बताते हैं जी ये हमारी मैनेजमेंट है, ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारे टीचर हैं, और इस तरह हम आपको पढ़ाएंगे। तो प्रोस्पेक्टस इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कंपनी। उसके अंदर एक फॉर्म लगा हुआ होता है, जैसे एक स्कूल कॉलेज के प्रोस्पेक्टस आप फिल करके अप्लाई करते हैं, इसी तरह जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनता है उसके अंदर भी एक फॉर्म लगा होता है। आप वो फॉर्म निकालते हैं, उसको फिल करते हैं, और उसकी सब्सक्रिप्शन मनी, जितने शेयर आपने खरीदने हैं, 50,000 में से आपने 5 खरीदने हैं, 10 खरीदने हैं, 20 खरीदने हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ निटी गिटीज हैं जिनमें मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ सिंपल सिंपल आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है। आप अप्लाई करते हैं, बैंक में जाके वो फॉर्म और पैसे जमा करा देते हैं। कंपनी ने जब अनाउंस किया कि हमने 50,000 शेयर लोगों को देने हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड इशूड कैपिटल। अभी दिए नहीं है, कंपनी ने इशू कर दिया कैपिटल कि जनाब हमने 50,000 इशू करना है, ठीक है। अब उन 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, सब्सक्राइब किया, आता है ना नेट, एक लैपटॉप के ऊपर सब्सक्राइब का मतलब होता है अप्लाई करना। लोगों ने फॉर्म फिल करके पैसे बैंक में जमा करा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों ने वो शेयर सब्सक्राइब कर दी, ठीक हो गया। अब अगर तो लोगों ने 50,000 शेयर से कम अप्लाई किया तो ये इशू कैंसिल हो जाएगा, लोगों के पैसे वापस दे देंगे, हम कहेंगे इशू कैंसिल हो गया। कंपनी ने अपनी असेसमेंट गलत की थी कि वो 50,000 शेयर बेच सकेंगे, उनसे नहीं बिक सकते। एक भी जिन्होंने अप्लाई किया उनके भी पैसे वापस हो जाए। और अगर 50,000 लोगों ने अप्लाई किया तो जिन्होंने अप्लाई किया सबको शेयर इशू कर दिए जाए। और अगर 50,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो फिर ड्रॉ होगा, कुर्रा अंदाजी होगी। 50,000 शेयर लोगों में तकसीम हो जाएंगे, जिन जिन के निकलेंगे, जिनका नाम आएगा कुर्रा अंदाजी में, बाकियों के पैसे उन्हें वापस कर दिए जाए। जब लोग सब्सक्राइब करते हैं तो वो पैसा एक अलहदा बैंक अकाउंट में रखा जाता है, उसे हम शेयर डिपॉजिट मनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर डिपॉजिट मनी। शेयर डिपॉजिट मनी, शेयर डिपॉजिट मनी को कंपनी खर्च नहीं सकती जब तक के कामयाब लोगों को शेयर अलॉट ना कर दिए जाए। अगर कामयाब लोगों को शेयर अलॉट हो गए फिर ये पैसे कंपनी खर्च सकती है। पहली एंट्री क्या होगी, जब कंपनी के पास पैसे आएंगे, अभी आपने शेयर इशू नहीं किए, तो पहली एंट्री ये होगी बैंक डेबिट
टू शेयर डिपॉजिट मनी क्रेडिट। फर्ज करें लोगों ने 6 लाख रुपया जमा करा दिया, ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब इसमें से 1 लाख लोगों को वापस करना है, बाकी पैसे हमने रखने हैं, उनके हमने शेयर इशू करने हैं। हमने कुरानंदाजी की, कामयाब लोगों के नाम सामने आ गए, हमने 1 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा था लोगों को वापस कर दिया, और जिन लोगों से 5 लाख हमें आए हुए थे हमने उनको शेयर इशू कर दिया। उसकी एंट्री क्या होगी? ये शेयर डिपॉजिट मनी जो है ये अब क्या बन जाएगा? शेयर कैपिटल, सॉरी, ये शेयर डिपॉजिट मनी है, ये कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में? शेयर कैपिटल में। ये शेयर डिपॉजिट मनी जो है ये खत्म हो गई, डेबिट हो गए, कितने से? 5 लाख से। यहां 6 लाख से क्रेडिट हुई, 5 लाख से डेबिट हुई, ठीक है, ओके। बल्कि ये 6 लाख से ही डेबिट होनी है, क्योंकि इसने अब यहां रहना नहीं है, सॉरी। 6 लाख से ये डेबिट हुई, ये खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई? हमने टू बैंक 1 लाख रुपया बैंक से निकलवा के भाई लोगों को दे दिया, ये 1 लाख रुपया लोग ले गए, और बाकी 5 लाख के हमने क्या किया? शेयर कैपिटल इशू कर दिया। शेयर कैपिटल 5 लाख, लो जी। अब बैंक में पड़े हुए पैसे कितने रह गए? 6 लाख आए, ये देखें, और 1 लाख चला गया। अब ये 5 लाख रुपया मेरा है, कंपनी का है, और इसके अगेंस्ट मैंने ये 5 लाख का कैपिटल इशू कर दिया। जब ये 5 लाख का कैपिटल इशू हो जाएगा तो हम कहेंगे ये कैपिटल इशू भी हो गया, सब्सक्राइब भी हो गया, पेड अप भी हो गया, ठीक है। हम यहां नीचे लिखेंगे, इसके ऐसे लिखेंगे कि 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और इधर लिखेंगे 5 लाख। ये मेरी पहली एंट्री होगी, ये पहली एंट्री होगी बुक्स के अंदर, और ये दूसरी एंट्री होगी। इधर कैपिटल क्रेडिट हो गया, और उधर बैंक के अंदर 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट आपकी टैली है। यहां से मामला जो हैं वो आगे चल पड़े, ओके। तो उसके बाद ये जो कंपनी है हमारी, कैपिटल ऐसे आ जाएगा, इसका दूसरा कंपोनेंट होगा, वो होगा अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, या लॉस, ठीक है। इक्विटी का पहला कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। ये क्या है जी? ये हर साल जो प्रॉफिट या लॉस होगा, सोल प्रोप्राइटर के अंदर तो हम क्या करते हैं, उसको कैपिटल में ऐड लेस कर देते हैं ना। यहां ऐसा नहीं करेंगे, यहां उसे कैपिटल में ऐड लेस नहीं करेंगे, उसको अलहदा रखेंगे। यानी पहले साल प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, वो यहां आ जाएगा। दूसरे साल 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो फिर इसमें जमा हो गया, 2.5 लाख हो गया। तीसरे साल 50,000 का लॉस हो गया, उसी में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर अप टू डेट प्रॉफिट आ जाएगा। अप टू डेट से मुराद ये है कि जब से बिजनेस शुरू हुआ है उस वक्त से लेके आज तक हर साल जितना भी प्रॉफिट हुआ है तो ऐड होता जाएगा, लॉस हुआ है तो लेस होता जाएगा, ओके। अब यहां पर जो है ना, इक्विटी जो है उसकी जब हम सेग्रीगेशन करते हैं तो उसका पहला हिस्सा कहलाता है कैपिटल, ये वाला हिस्सा कहलाएगा कैपिटल। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कैपिटल। और ये वाला जो हिस्सा जो मैं शुरू कर रहा हूं इसको हम कहते हैं रिजर्व्स। इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व्स।
इक्विटी के मेनली मैंने आपको क्या कहा, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कैपिटल, दूसरा पार्ट है रिजर्व्स। अब हम कैपिटल के ऊपर बात कर चुके, अब हम रिजर्व के ऊपर बात कर रहे हैं। रिजर्व जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व और दूसरों को हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ये जो क्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये रेवेन्यू रिजर्व है। ये क्या है? रेवेन्यू रिजर्व। यानी मेरे पास जरा यहाँ जगह कम, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं यार, मैं शायद इसको ज्यादा बेहतर कर सकूं। बस 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 यहाँ रुको। ऐसा करते हैं जी, मैं इसको यहाँ से सारे को जरा नीट कर देता हूँ। पहला ऊपर हेड तो आ गया ना कैपिटल का, दूसरा हेड आएगा रिजर्व्स। ठीक है, रिजर्व्स के अंदर पहला रिजर्व जो है उसको हम कहेंगे यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व के अंदर जो हेडिंग आएगा वो आएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एंड दूसरा जो रेवेन्यू रिजर्व होता है वो होता है जनरल रिजर्व्स। ठीक है, यानी रिजर्व्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व, ये मैंने लिखा यहाँ रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व जो है वो आगे दो तरह का होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस और जनरल रिजर्व। ठीक है, और जो दूसरे रिजर्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व के अंदर एक चीज तो जो आ जाती है वो क्या होता है, शेयर प्रीमियम। ठीक है जी, शेयर प्रीमियम। ओके, और दूसरी चीज जो आ जाएगी उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक रिजर्व। एनी स्पेसिफिक रिजर्व, किसी खास काम के लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाए उसे स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं। अब देखें, स्टोरी यूं बनी कि लायबिलिटी साइड पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं। इक्विटी के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट कैपिटल, दूसरा पार्ट रिजर्व। कैपिटल के ऊपर मैंने पूरी ऊपर एक्सप्लेनेशन की कि जी ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप क्या होता है। उसके बाद हम आगे रिजर्व्स के ऊपर। रिजर्व की दो मेन कैटेगरीज हैं, एक ये रेवेन्यू रिजर्व और दूसरी कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस इज ए रेवेन्यू रिजर्व। मतलब ये पैसे रख लिए हैं, इन्हें रिटेन्ड अर्निंग कह दें, इन्हें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह लें, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस कह दें। ये रख लिए हैं, पता नहीं इनका क्या करना है। बिजनेस के अंदर हमने रख लिए, प्रॉफिट हुआ अपने पास रख लिए, इसीलिए लायबिलिटी बन रही है ना। ठीक है, और इसके अलावा मैंने कोई पैसे इन प्रॉफिट में से इधर ट्रांसफर कर लिए, उसका भी मुझे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पता कि जी मैंने जनरल रिजर्व एक क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो रेवेन्यू रिजर्व के अंदर ये दो चीजें ही आएंगी, एक क्या आएगा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा क्या आएगा जनरल रिजर्व्स। और जो कैपिटल रिजर्व्स हैं उसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक आएगा शेयर प्रीमियम और एक आएगा एनी स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, इक्विटी का जो तीसरा पार्ट है वो है ये, जैसे मैंने पहला पार्ट क्या लिखा आपको, मैंने लिखा कैपिटल, दूसरा पार्ट रिजर्व, तीसरा पार्ट है रीवैल्यूएशन सरप्लस।
ठीक है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये रिजर्व एक आ गया, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया और एक ऊपर कैपिटल आ गया। ये जो तीनों फिगर्स हैं ये मिलकर कंपनी की इक्विटी बनाती है। ठीक है, अब हमें यहां तक तो बात समझ आ गई, हमने पढ़ लिया कि भाई कैपिटल क्या होता है, ये सारी स्टोरी हमें समझ लग गई। ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है मैंने आपको बताया कि ओवर द ईयर जो प्रॉफिट कंपनी को होता है वो जब एक अकाउंट में इकट्ठा होता जाता है तो उसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। जनरल रिजर्व उसी प्रॉफिट में से कुछ पैसे अगर हमने सेट असाइड कर लिए हों, मतलब ये बिजनेस में कहीं ना कहीं लगे होते हैं या बैंक में पड़े होते हैं या कुछ चीज, लेकिन लायबिलिटी साइड पर ये हम थोड़ा अलहदा कर लेते हैं बाकी पैसों से, बाकी प्रॉफिट से, तो इसे जनरल रिजर्व कहते हैं। ठीक है, ये भी पता चल गया हमें। स्पेसिफिक रिजर्व कि यार कोई मशीन खरीदनी है उसके लिए पैसे अलहदा कर लें, वो क्या कहलाएगा, वो स्पेसिफिक रिजर्व कहलाएगा। ठीक है, अब शेयर प्रीमियम क्या है, ठीक है, इसके ऊपर बात करनी है और फिर सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन के ऊपर बात करनी। ठीक है जी, शेयर प्रीमियम, जब हम अपना शेयर, अभी पिछले हमारे ऊपर हमने कहा था 10 रुपए का शेयर हमने 10 रुपए में बेचा, 50,000 शेयर बेचे तो हमारे पास 5 लाख रुपए आ गया। हमने एंट्री क्या कर दी, शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर कैपिटल, वो ऊपर डिपॉजिट मनी के बाद नेट एंट्री तो यही बनी ना। अब अगर मैं 10 रुपए का शेयर 2 रुपए में बेचता, सॉरी 10 रुपए का शेयर मैं 12 रुपए में बेचता, इसका मतलब क्या है, मेरे बैंक में कितना पैसा आया, मेरे बैंक में कितना पैसा आया, 12 रुपए आए। ठीक है, मैं लिखूंगा, मैं एक शेयर की बात कर रहा हूं सिर्फ, 12 रुपए आए। ऊपर वाली एंट्री में नेट बैंक में कितने पैसे आगे थे, ये 6 लाख डेबिट हुआ, 1 लाख क्रेडिट हुआ तो नेट 5 लाख ही आ गया ना। और ये शेयर डिपॉजिट मनी यहां से ये इससे खत्म होगी तो नेट एंट्री क्या हुई, यही एंट्री हुई, शेयर कैपिटल 5 लाख से क्रेडिट और बैंक 5 लाख से डेबिट। ठीक है, अब जब मैं, ये तब हुआ जब मैंने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचा, तो दरअसल नेट एंट्री ये बनी, यहां लिखते हैं, पहले वो लिखते हैं, नेट एंट्री ये बनी, बैंक डेबिट 10 रुपए से टू शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 रुपए से। जब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू किया जाए तो हम कहते हैं इशूड एट पार। क्या बोलते हैं, आगे चलो यार, शीट चाहिए मुझे, जरा ऊपर कर दो इसको, और ऊपर कर दो, चलो ये देखो, when 10 rupees share is issued in ₹10, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही बेचा जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं इशू एट पार, इशूड एट पार, PAR, पार, पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, कि 10 रुपए का शेयर हमने कितने में इशू कर दिया, 10 रुपए में इशू कर दिया, इसे बोलते हैं इशूड एट पार। ठीक है, व्हेन 10 रुपीज शेयर इज इशूड इन ₹10, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री ये होगी भाई, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट, ऐसे ही है, अभी हमने किया अभी पीछे एंट्री, डिपॉजिट मनी वगैरह वापस वापस करने के बाद ऐसे ही हुआ, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू हुआ, इसे कहते हैं इशूड एट पार। दूसरी सूरत क्या है, इशू एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, इसका मतलब क्या है, व्हेन ₹10 शेयर is issued
एट ₹12। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया जाएगा, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू के ऊपर इशू किया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये तो कंपनी की साख के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मैं फर्ज करो आज टिप्स कॉलेज के मैं शेयर इशू करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई कंपनी की वर्थ इस वक्त इतनी है और 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन मैं और शेयर इशू करना चाह रहा हूं, मैंने एक्सटेंशन करनी है, मैंने यूनिवर्सिटी बनानी है, तो मैं टिप्स का एक 10 रुपए का शेयर जो है वो मैं 18 रुपए में इशू करना चाहता हूँ। द पीपल विल एवेल्युएट कि यार इनको अगर हम 18 रुपए देंगे तो फ्यूचर में हमें ये अच्छा काम करते हैं, अच्छा हमें बिजनेस प्रॉफिट मिलेगा, तो लोग मेरा 10 रुपए का शेयर 18 रुपए का खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह इशू होगा तो उसे हम कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। तो जब शेयर प्रीमियम पे इशू होता है तब क्या एंट्री होती है? मेरे बैंक में कितने पैसे आए जी? 12 रुपए। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मैंने उसके बदले में शेयर कितने का दिया उनको? वो कितने का दिया? 10 रुपए का। शेयर कितने का दिया? 10 रुपए का। अब ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं इसके बदले में मैंने उन्हें क्या दिया? मैं उन्हें हौसला दिया, तसल्ली दी कि भाई ये तुम लोगों के पैसे हमारे पास आ गए हैं, हम इंशाल्लाह ताला इससे बेहतर बिजनेस करेंगे, बेहतर काम करेंगे। ठीक है, और उस हौसले और तसल्ली का नाम मैंने क्या रख दिया? शेयर प्रीमियम रख दिया। क्या रख दिया? शेयर प्रीमियम। ये 2 रुपए ये कंपनी की लायबिलिटी होती है। जैसे कैपिटल कंपनी की लायबिलिटी, इस तरह प्रीमियम भी कंपनी की लायबिलिटी। लेकिन इस प्रीमियम को कंपनी यूज आजादाना नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता कि इसमें से डिविडेंड दे दिया जाए। कुछ कंडीशंस हैं जिनके तहत इन्हें यूज करना है, वो पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। तो जब शेयर प्रीमियम के ऊपर इश्यू होते हैं, डाउन करो, तो ये जो 2 रुपए का बैलेंस ये यहां पर आएगा, ये जो मैंने यहां पर लिखा, ये 2 रुपए यहां आएगा शेयर प्रीमियम। अंडरस्टैंड करें बात को? शेयर प्रीमियम ये एक लायबिलिटी रहेगी। क्या हुआ? उधर बैंक में 10 रुपए एसेट साइड पर आ गए, कैपिटल में सॉरी बैंक में 12 रुपए आ गए, कैपिटल में 10 रुपए चले गए और प्रीमियम में 2 रुपए आ गए। अब ये प्रीमियम किस तरह यूज करेंगे ये आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। इसी तरह एक तीसरी कंडीशन भी है शेयर इशू करने की, ऊपर करो यार जरा, ये वो क्या है जी? वो ये है जब हम कहते हैं इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या है कि when ₹10 share is issued in ₹8, 7, जितने मर्जी कर लो, 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में इशू हो गया। अब मुझे पैसों की जरूरत है कंपनी के अंदर, मैं ये असेस करता हूँ कि यार बैंक मुझे कर्जा नहीं दे रहे, मैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनसे पैसे मजीद वो मुझे नहीं दे रहे, तो मैं लोगों को एक ऑफर देता हूँ कि भाई मैं 10 रुपए का एक शेयर आपको 7 रुपए में देता हूँ। तो शायद लोग कहें कि यार मुझे 10 रुपए की शेयर, क्या होता है, मलकियत होती है कंपनी के अंदर, तो मुझे कंपनी की 10 रुपए की मलकियत 7 रुपए में मिल रही है, तो शायद लोग इस शेयर मेरा खरीद लें। ठीक है, जब कंपनी अपनी रेपुटेशन बेहतर समझती है तो कंपनी प्रीमियम के ऊपर शेयर बेचती है, और जब कंपनी समझती है कि यार हमारी कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, हम लोगों को पैसे डिस्काउंट के वजह से लोग मुमकिन है हमारा शेयर ले लें, तो फिर हम डिस्काउंट के ऊपर ऑफर करते हैं। तो अब क्या हुआ? अब मेरे पास जो पैसे आए बैंक में, एंट्री क्या होगी? बैंक में कितने पैसे आएंगे? 7 रुपए। कितने पैसे आएंगे? 7 रुपीज। देखना जरा पार्टिसिपेंट्स, 83। ठीक, कितने पैसे आएंगे? 7 रुपए। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट मैंने क्या किया? मैंने
शेयर कितने का इशू किया, शेयर कैपिटल वो तो मैंने दिया है उनको 10 रुपीज का। अब ये 3 रुपए है, ये क्या है, ये डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन शेयर, ये 3 रुपए। ये बैंक में चले गए पैसे, ये कैपिटल में 10 रुपए रिफ्लेक्ट हो गया बैलेंस शीट में। ये जो डिस्काउंट ऑन शेयर है, ये क्या है, ये आपका एसेट है, ये एक्सपेंस नहीं है। इसको आपने एसेट साइड पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नीचे डेफर्ड एसेट के तौर पर शो करना। उसकी वजह यह है कि इन 3 रुपयों का फायदा ये हुआ कि हमें ये 7 रुपए मिले, और इन 3 रुपयों से ये जो 7 रुपए मिले, इन 7 रुपयों का बेनिफिट हमने लॉन्ग टर्म में लेना है। लिहाजा इसे एकदम से एक्सपेंस नहीं बना देना इसी साल में, मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत उन 7 रुपयों का बेनिफिट हमने आने वाले कई सालों में लेना है। लिहाजा ये जो 3 रुपए का मुझे एक्सपेंस हुआ है किस्म का, ये अभी मेरा डेफर्ड एक्सपेंस है। जैसे मैंने कहा था हैवी एडवर्टीजमेंट जो होती है उसको हम डेफर कर देते हैं, एक ही साल में चार्ज नहीं, इसी तरह ये भी डेफर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि ये डेफर्ड एसेट है। ये क्या है, डेफर्ड एसेट है। तो इस तरह शेयर कैपिटल इशू करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, इशूड एट पार, नंबर 2, इशूड एट प्रीमियम, नंबर 3, इशूड एट डिस्काउंट। एक्चुअली किस्सा हमारा कहां से शुरू हुआ, नीचे करो जी से, यहां से, और नीचे करो, बस 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 बस, ये देखें, हमने कहा कि ये जो हमारे पास इक्विटी है इसके 2 पोर्शन है, एक कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स। ठीक है, ये ए पार्ट ऑफ इक्विटी है और ये बी पार्ट ऑफ इक्विटी है जो मैंने ग्रीन से लिखा है। बी पार्ट ऑफ इक्विटी के अंदर जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इक्विटी के 3 पार्ट हैं। तीसरा पार्ट जो है ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ये सी पार्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, ए बी सी, ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये लाइन आइटम है, पार्ट ऑफ इक्विटी है। तो इक्विटी के मेनली क्या हुए, 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या है, कैपिटल, दूसरा क्या है, रिजर्व, तीसरा क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसे जरा क्लोज कर लें सारी अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, कैपिटल के अंदर मैंने आपको बताया जब बैलेंस शीट में लिखा जाता है तो ऑथोराइज कैपिटल लिखते हैं, वो सिर्फ डिनोट करने के लिए लिखा जाता है। नोट मतलब एक हाईलाइट किया जाता है, उसका कॉस्टिंग में कोई अमल दखल नहीं है, ना वो पैसे हमारे पास आए होते हैं। ये सिर्फ SECP से कागज मिलता है कि भाई तुम 1 लाख 1 मिलियन जो है वो कैपिटल लोगों से इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कैपिटल मैंने लोगों से लिया वो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कहलाता है। क्यों कहलाता है, मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि इशूड का क्या मतलब है कि ऑफर की, सब्सक्राइब का क्या मतलब है लोगों ने उसे अप्लाई किया, पेड अप का क्या मतलब है उनके पैसे हमने रख के उन्हें शेयर इशू कर दिए। अगर ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो बाकियों के पैसे वापस कर देंगे, अगर कम आएंगे तो ये इशू कैंसिल हो जाएगा, हमें सारे पैसे वापस करना पड़ेंगे और हम एक दोबारा इशू करेंगे अपनी औकात के मुताबिक। लोगों ने हमारा 5 लाख कैपिटल नहीं भरा, फिर हम कहेंगे अच्छा यार 2 लाख भर के देख लो, वो एक सेपरेट स्टोरी है। ठीक है, तो ये मेरे पास इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल आ गया। पहला कंपोनेंट ये था कैपिटल, ऑथोराइज तो वैसे ही एक फिगर है ना। दूसरा कंपोनेंट है रिजर्व इक्विटी का। रिजर्व 2 तरह के, ठीक है, पहला रिजर्व मैंने क्या बताया आपको, रेवेन्यू रिजर्व। दूसरा रिजर्व क्या मैंने बताया, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व के 2 पार्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व। ये कुछ लोग कैपिटल रिजर्व पहले लिख लेते हैं, रेवेन्यू रिजर्व बाद में लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट साल हर साल का जो जमा शुदा प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं, और जनरल रिजर्व उस प्रॉफिट में से हमने बगैर किसी स्पेसिफिक पर्पज के हमने जो प्रॉफिट रख लिया उसे हम जनरल रिजर्व कहते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या है, शेयर प्रीमियम। यहां से बात शुरू हुई कि सर ये शेयर प्रीमियम किस बिला का नाम है, तो हम नीचे चले गए, ऊपर करो जरा, ऊपर करो।
और ऊपर हम यहां चले गए। शेयर प्रीमियम कब क्रिएट होता है? जब शेयर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में लेते हैं। तो यहां यह डिस्कशन हो गई कि भाई एट पार का क्या मतलब है? ये एट पार है। भाई एट प्रीमियम का क्या मतलब है? ये एट प्रीमियम है। भाई एट डिस्काउंट का क्या मतलब है? ये एट डिस्काउंट। अंडरस्टैंड? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। और जब शेयर एट प्रीमियम इशू होता है, एट पार इशू होता है, तो कोई रिजर्व नहीं क्रिएट होता, ना कोई डिस्काउंट होता है। जब एट प्रीमियम क्रिएट होता है तो एक रिजर्व क्रिएट होता है जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल कैपिटल रिजर्व है और ये बैलेंस शीट के अंदर नीचे है। ये कहां शो होगा? ये बेसिकली इस जगह पर शो होगा। ये रहा शेयर प्रीमियम। और जब शेयर एट डिस्काउंट इशू होते हैं तो फिर शेयर तो 10 रुपए का ही इशू हुआ, लेकिन बैंक में 7 रुपए आए डेबिट साइड पर, और डेबिट साइड पर, एसेट साइड पर एक 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 डेफर्ड एसेट आ गया जिसका नाम है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। और उसके बाद ये स्पेसिफिक रिजर्व जो हैं, ये जो हमने यहाँ बात की है, ये फॉर परचेज ऑफ मशीनरी हो सकता है, फॉर परचेज ऑफ लैंड हो सकता है, ये भी कैपिटल रिजर्व है। और सबसे आखिरी पार्ट जो है वो इसका इक्विटी का, वो क्या है? दैट इज सरप्लस ऑन, उसे हम क्या बोलते हैं? ये रहा, ये जो सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन है। ठीक है, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम रीवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअली रीवैल्यूएशन सरप्लस का ताल्लुक जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के चैप्टर से है। ठीक है, लेकिन यहाँ जितनी हमें ज़रूरत है उतना मैं यहाँ पर डिस्कस कर जाऊँगा। फिर हम वो जो चैप्टर है जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पहुँचेंगे तो वहाँ पर ज़ाहिर है इसके क्वेश्चन है रीवैल्यूएशन सरप्लस के और बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पर वो हम अपनी डिस्कशन करेंगे। तो आज का मेरा जो टारगेट था वो आपको एक लिमिटेड कंपनी की इक्विटी के कंपोनेंट समझाना था, जिसमें से मैंने दो कंपोनेंट यानी कैपिटल और रिजर्व आपको समझा दिया। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम कल बात करेंगे। तो हमारा इक्विटी का ये कंपोनेंट पूरा हो गया। इक्विटी का कंपोनेंट हमें समझ आ जाएगा तो ही हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना सकेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी अली अब्दुल्ला। जी अली अब्दुल्ला, आपने हैंड रेस किया है। अपना माइक ऑन करें भाई, आपने हैंड रेस किया हुआ है, हमसे नहीं हो रहा। हाँ जी, जी भाई। डेफर्ड एसेट क्या होता है? डेफर्ड एसेट एसेट होता है कि जो एक्सपेंस हो अपनी नेचर में, लेकिन वो सारे का सारा एक्सपेंस हम इसी साल रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है ना और एसेट भी डेबिट होता है। तो हम उसे जी। एसेट साइड पर रख लें और हर साल उसका कुछ पोर्शन जो है वो एक्सपेंस को ट्रांसफर करते जाए। तो ऐसे जैसे जैसे हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं, ये भी सम हो डेफर्ड एसेट है, क्योंकि ये सारा एसेट हम रखते हैं और डेप्रिसिएशन की शक्ल में इसे कहाँ चार्ज करते जाते हैं? एक्सपेंस करते जाते हैं। समझ आई बात की? जी लग गई। ओके, और जी, जी समीउल्लाह। सर वो आपने बताया ना इशूड जो होते हैं, इशूड शेयर्स जो है, अगर अगर सब्सक्राइब शेयर से इशू शेयर से कम हो तो कैंसिल हो जाएंगे? जी बिल्कुल कैंसिल हो जाए, इशू दोबारा करना पड़ेगा। ओके, तो सर वो कम अमाउंट से करेंगे फिर? जाहिर है फिर कंपनी है, उसका एक तरीकाकार होता है, एक कॉन्सेप्ट है अंडर राइटर का। कंपनी एहतियातन क्या करती है, किसी को अंडर राइटर अपॉइंट कर लेती है। अंडर राइटर कौन होता है? ये कोई अदारा, कोई कंपनी होती है जिसके साथ कंपनी का माहदा ये होता है कि अगर हमारा लोगों ने इशू कम सब्सक्राइब किया तो वो जो कम सब्सक्राइब हुआ होगा, डिफरेंस होगा, वो अंडर राइटर उठा लेगा शेयर। उसके बदले में अंडर राइटर कोई अपनी फीस लेता है, ऑफ कोर्स शेयर भी उसको फिर मिलेंगे और वो पे करेगा। ठीक है, और अगर कंपनी अंडर राइटर ना अपॉइंट करे तो इशू कैंसिल करके फिर कम वैल्यू के ऊपर शेयर दोबारा इशू करे, 2 लाख कर दे, 3 लाख कर दे, वो फिर कंपनी अपनी असेसमेंट करेगी कि हमें कितने शेयर इशू करने चाहिए। ठीक है जी। जी आकिब, आकिब अपना माइक अनम्यूट करो यार। जी
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये नेट का इशू आ रहा था बीच में, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व की समझ नहीं लगी। जनरल रिजर्व वो होते हैं जो किसी खास पर्पस के लिए ना हो, स्पेसिफिक रिजर्व वो होते हैं जो किसी खास पर्पस के लिए रखे जाएं, लाइक परचेज, फॉर परचेज ऑफ लैंड, फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, उन्हें हम स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं। ठीक है सर। और जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।